स्टेट एंड मोशन अच्छा स्टार्ट किया था आज टाइम नहीं है, बीच में देख लूंगा जिस समय टाइम। देखिए लास्ट टाइम पे आपने दो चीजें देखी थी। अगर मैं किसी भी पार्टिकल को ग्राउंड से अगर प्रोजेक्ट करूं, मैंने कहा कि ग्राउंड से आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम, ये दो चीजें हमने कैलकुलेट की। h इज इक्वल टू कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सेम चीज वहां पर प्रोजेक्टाइल में आ जाती है, तो साइन आ जाता है, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा, कई जगह यूज होगा आपका। जब हम लोग फ्लूइड्स में भी आएंगे, फ्लूइड्स में भी कई जगह आपका ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट लिखिए क्वेश्चन। A particle is thrown upward. A particle is thrown upward such that it attains maximum height. It attains maximum height, capital H. Find height when its speed is half of maximum. When its speed is half of maximum. अब सिंपल कॉमन सेंस क्या है कि अगर मैं किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूंगा ग्राउंड से, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हो जा रही, मैंने कहा u/2 हो गई, हो जाएगी ना किसी इंस्टेंट में, इसकी वेलोसिटी u/2, तो ये हाइट निकालना आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, ये पूछा गया क्या आपको ये हाइट फाइंड आउट करना है जब इसकी वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम की हाफ। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, सिंपल क्वेश्चन। स्नेहा वीडियो ऑन कीजिए आप। सैटरडे को आप लोगों की 2 आवर्स की क्लास होगी, 3 दिन हुई नहीं ना, थर्सडे फ्राइडे एंड मंडे, तो उसको कंपनसेट करेंगे। ओके, कितनी है वैल्यू? नहीं, एच के टर्म में निकालिए,
एच के टर्म में, हाँ कैपिटल एच के टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने सिंपल एच दिया हुआ तो उसी के टर्म में आंसर चाहिए। एच मैक्सिमम हाइट एच है तो उससे कम ही होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ये एच अपॉन 4 करेक्ट। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपने कहा कि आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, और इसे किसी पोजीशन पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई u बाई, आपको ये h निकालना है। जहां से प्रोजेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है, बेसिक तरीका तो यही है। अब यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई u बाई 2, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, तो हमेशा माइनस ही लेना, ये ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, तो मैंने ये h मान लिया, ये कितना हो जाएगा -3/4 -3/4 u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। एक रिलेशन मेरे को ये पता है, h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2gh, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये हो जाएगा 3/4 2gh इज इक्वल टू 2g स्मॉल h, 2g कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है? देखिए कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिए, देखो बेसिक चल रहा है तो क्लियर है सबको, क्लियर है आपको? नोट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहा क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पार्टिकल को क्या किया v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक। अब ऐसे पूछेगा कि ये जब मैक्सिमम हाइट की हाफ पोजीशन पे पहुंच गई है तो इसकी वेलोसिटी क्या, ठीक है। h/2 पे पहुंचेगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी, सेम मेथड है जैसे आपने उसको किया था, ट्राई कीजिए जल्दी से। यहाँ पे आपको h निकालना था, यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालना जब h/2 पे पहुंच जाए। v नॉट के टर्म में बेटा, v नॉट के टर्म में निकालिए आंसर। करेक्ट है। देखिए ये ओरिजिन हो गया,
v square minus v naught square is equal to 2a की वैल्यू माइनस d और h कितना है कैपिटल H पे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो गया माइनस g कैपिटल H प्लस v नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये अभी रिलेशन आपने निकाला था h इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, कैपिटल h की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। कीजिए जल्दी से सॉल्व। कैपिटल H की जगह v नॉट अपॉन 2g पुट कर दीजिए। क्लियर है सबको? नोट कर लिया? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is thrown upward. A particle is thrown upward with speed 20 meter per second. A particle is thrown upward with speed 20 meter per second. Time gap to cross a window. Time gap to cross a window is 2 seconds. Find height of window. Find height of window. देखिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जिसको आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए यहाँ पे कोई विंडो तो पार्टिकल जाएगा ऐसे आएगा। ये विंडो को कितनी बार क्रॉस कर रहे हैं? 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड। टाइम गैप टू क्रॉस अ विंडो, 2 बार क्रॉस कर रहा है ना, तो टाइम गैप कितना है दोनों के बीच? 2 सेकंड। ठीक है, चलिए अब ट्राई कीजिए। करेक्ट, राइट।
देखिए अभी आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, मैंने कहा यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल उसी पोजीशन पे वापस आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये था, पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, वापस वो उसी पोजीशन पे आ गया। ठीक, तो इसके लिए आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला था, 2u डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें। इसको मैं भूल जाइए, ग्राउंड नहीं, ये तो कोई सा भी पोजीशन हो सकता है ना, ये तो ग्राउंड एक रेफरेंस है। ठीक, मैंने कहा कि सेम पोजीशन पे, मैंने कहा कि यहाँ से अगर मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अब वापस वो उसी पोजीशन पे पहुंच रहा है तो टाइम लगेगा 2u बाई जी। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है फिर उसी पोजीशन पे वापस पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u बाई जी। तो मैंने मान लिया कि जब ये ए पोजीशन पे था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u मान लिया। ठीक है, तो ये ए से बी तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, 2u बाई जी। ये कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको u की वैल्यू पता चले, मेरे को तो ऐसे निकालना है ना, पार्टिकल को जहां से प्रोजेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की वैल्यू माइनस g इंटू h। यहाँ से h निकाल आ जाएगा, ये कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 400 माइनस 300, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20 15। क्लियर है सबको। देखिए नेक्स्ट आते हैं जिगलर लॉ। जगलिंग जानते हैं, जो बॉल को ऐसे ऐसे रोटेट कर अपने हाथ में, ठीक है, सबको पता है ना। ठीक है, तो अगर जगलर को अगर आपने देखा होगा तो वो क्या करते हैं, ऐसे कि मान लीजिए उसके हाथ में 3 बॉल है। ठीक, तो एक बॉल को थ्रो करता है, ठीक, फिर दूसरी बॉल के यहाँ पे फेंकता है, फिर वो ऐसे थ्रो करता है, फिर ऐसे फेंकता है, फिर ऐसे थ्रो करता है, फिर ऐसे फेंकता है, और ये बॉल इसके हाथ में आता है। ये ऐसे कंटिन्यूएशन में करता रहता है। जगलर जानते हैं, मेले वगैरह कई जगह देखा होगा टीवी शो में। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि हमेशा उसके हाथ में 2 बॉल हमेशा रहते हैं, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके हाथ में 2 बॉल हमेशा रहेंगे। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में 4 बॉल, ठीक है, तो मैं 4 बॉल को पहले हाथ में लूंगा, पहले एक को थ्रो करूंगा, 2 को थ्रो करूंगा, 2 हाथ में, 2 एयर में। ठीक है, और जैसे ये वाला बॉल मेरे हाथ में आने वाला होगा, मैं इस वाले बॉल को थ्रो कर दूंगा। ठीक है, और जो मेरे हाथ में बॉल होगा इसको यहाँ पे फेंक, ठीक, ये वाले बॉल को मैंने पकड़ लिया, ये हाथ में आ गया। ठीक है, फिर इसको फेंकूंगा, एक और बॉल आ रहा है, इसको थ्रो करूंगा, फिर इसको पकड़ लिया, फिर थ्रो करूंगा, फिर इसको ऐसे पकड़ लिया, फिर थ्रो करूंगा, फिर ऐसे पकड़ लिया। ये कंटिन्यूएशन में ऐसा चलता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक जगलर है, ये कितने बॉल यूज करता है, यूजिंग 6 बॉल। ठीक है, और हर एक बॉल को जब वो प्रोजेक्ट करता है तो हर एक बॉल के बीच में कितना गैप होता है, 1 सेकंड। 1 सेकंड का टाइम लेता है, फिर एक बॉल को प्रोजेक्ट करता है, फिर 1 सेकंड का टाइम, फिर दूसरी बॉल, फिर 1 सेकंड का टाइम, तीसरी बॉल। ठीक है, टाइम गैप बिटवीन
2 balls take 1 second. Find maximum height attained by ball. Just try कीजिए. देखिए आप लोग ट्राई कीजिए, तो जहाँ पे क्वेश्चन है उसी के नीचे ट्राई कीजिए. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा ना. लेकिन जब भी आप तो रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ ये वाला स्टेप मैंने गड़बड़ किया. ठीक है, वहीं पे कीजिए. ये आपकी एक वो मेरे को दिखाना मेरे कॉपी, ये मेरे को असाइनमेंट के रूप में आप लोग दिखाएंगे. ये कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी है नहीं है. गलत था. हिंट देता हूँ कैसे सोचे. शायद ये हो सकता है. आंसर नहीं पता, क्वेश्चन है मेरे पास. हो सकता है, कंफर्म नहीं है. ठीक है, अब देखिए मैं हिंट दे रहा हूँ. जब आपने एक बॉल को थ्रो किया तो टाइम वहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जब आप सिंपल रेसिंग ट्रैक पे हैं, जब स्टॉप वॉच को ऑन किया जाता है, जब आप स्टार्ट करते हैं उसी समय स्टॉप वॉच ऑन किया जाता है. ठीक है, मतलब कि जीरो से वो स्टार्ट होता है कि आपने कितना टाइम लिया हुआ. ठीक, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट बॉल को थ्रो किया उस समय टाइम क्या हो रहा होगा, 0 सेकेंड. ठीक, उसके बाद जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा तो कौन सी बॉल को थ्रो करूँ, सेकेंड बॉल. ठीक है, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 तो हो गया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे थर्ड बॉल को थ्रो करूँ. ठीक है, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे फोर्थ बॉल को, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे फिफ्थ बॉल को, और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे सिक्स्थ बॉल को. सिक्स्थ बॉल को थ्रो कर रहा हूँ. अब मैंने क्या बताया था, हमेशा उसके हाथ में 2 बॉल होनी चाहिए. तो पहली बॉल उसके हाथ में आ गई होगी ना घूमकर. तो पहली वाली बॉल पे कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट. बस इतना हिंट काफी है. नहीं आया, कीजिए कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए. मैं तो करूंगा ही सॉल्व.
31 पॉइंट। देखिए t इज इक्वल टू 0 पे आपने फर्स्ट बॉल को थ्रो किया, t इज इक्वल टू 1 पे आपने सेकंड बॉल को थ्रो किया, t इज इक्वल टू 2 थर्ड बॉल, t इज इक्वल टू 3 फोर्थ बॉल, t इज इक्वल टू 4 फिफ्थ बॉल, t इज इक्वल टू 5 सिक्स्थ बॉल। जब मैं सिक्स्थ बॉल को थ्रो कर रहा हूँ तो फर्स्ट बॉल घूम के मेरे हाथ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 5 सेकंड, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 5 सेकंड इज इक्वल टू 2u बाई v। यहाँ से मैं u की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, 10 into 5 डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम हाइट निकालनी है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है सबको? समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा जगलर पे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन को स्टार्ट हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते। नोट कर लीजिए। ये एक वाटर टैप है, ठीक है। इसमें से ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ठीक। और दो ड्रॉप के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो है 1 सेकंड, ठीक। टाइम इंटरवल between drops is 1 second. Find distance between second and third drop at t is equal to 5 seconds. 5 सेकंड पे आपको सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सोचने का तरीका वैसा ही है जैसा भी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को किया। किसी भी पार्टिकल को अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो 0 हो गया, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ at स्क्वायर। अगर मैं a की वैल्यू माइनस पुट करता हूँ तो माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैंने कहा कि t टाइम में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? हाफ gt स्क्वायर। मैंने कहा t टाइम में यहाँ तक पहुंच गया, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। ये हिंट है इस क्वेश्चन के लिए। अब कीजिए जल्दी से, कितना आ रहा है? 25 35 करेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है आपको।
देखिए हर एक ड्रॉप के बीच में कितना टाइम इंटरवल था, 1 सेकेंड। तो ये 1, ये 1, ये 1, 1, 1 हो गया 5। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप तो यहाँ पहुंच चुका होगा, ठीक। सेकंड ड्रॉप यहाँ पे, थर्ड ड्रॉप यहाँ पे, ये 4, ये 5, ये 6, ये गिरने वाला होगा नीचे। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पूछा गया, तो 5 सेकंड निकल चुके हैं। ठीक, अब 5 सेकंड निकल चुके हैं तो सेकंड ड्रॉप तो यहाँ तक आ गया। तो सेकंड ड्रॉप ने कितना टाइम लिया, 1 2 3 4, 4 सेकंड लिया। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, हाफ जीटी स्क्वायर। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया आपके लिए, हाफ जी टी स्क्वायर, दैट मींस 4 स्क्वायर। ठीक है, इस पे आ जाएगी थर्ड ड्रॉप। थर्ड ड्रॉप ने कितना टाइम ले लिया, 1 2 3, 3 सेकंड। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ जी 3 स्क्वायर। देखो कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। ये तो क्वेश्चन में पूछा गया ना, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ जी, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 माइनस 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 35। देख लीजिए कहीं पे भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके असाइनमेंट शीट में भी दिए हुए। ये दाया सुनने थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिया, वेरी थोड़ा जल्दी जल्दी पेन चलाइए, बहुत धीरे नोट करते हैं। Find time of flight and speed when it strikes the ground. आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और स्पीड निकालना है, कितनी स्पीड से ये ग्राउंड से टकराए।
टाइम कितना है? 2 नहीं बेटा 2 नहीं है, सही से सॉल्व कीजिए, देखिए कैलकुलेशन देखो राइट। बेसिक को याद रखिएगा, जहां से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे वही ओरिजिन होगा, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस सही से लीजिए। क्या यहाँ पे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट के याद रखिएगा, सेम लेवल पे आपने यहाँ से पार्टिकल गया वापस इसी पोजीशन पे आया, तब वो फॉर्मूला था 2u/g। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला लगाया होगा 2u/g, तो इसका मतलब आपने ये निकाल दिया, ये यहाँ तक गया फिर वापस इसी पोजीशन पे आया, ये 2 सेकंड आ रहा, ठीक है। सेम पोजीशन पे आने के लिए 2u/g होता है टाइम। ओरिजिन मानते हुए कीजिए जल्दी से। हाँ, देखिए इसको ओरिजिन मान लिया आपने, ठीक। मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो मेरे को फॉर्मूला पता है S = T प्लस हाफ AT²। अब बताइए S की वैल्यू, S की वैल्यू कितनी है? पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है? ओरिजिन। पार्टिकल की फाइनल पोजीशन क्या है? यहाँ पे। पार्टिकल तो यहाँ पहुंच जाएगा ना फाइनली, ठीक। तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना हो गया? -15, ओरिजिन से नीचे है ये, ठीक है। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -15। U की वैल्यू प्लस या माइनस? प्लस, अपवर्ड डायरेक्शन में 10 T। A तो हमेशा -g होगा, T²। सॉल्व की जो T की वैल्यू निकाली, कीजिए जल्दी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और T की वैल्यू निकाली। T = 3 आएगा। सॉल्व करके देखिए टी की वैल्यू आ रही है 3 सेकंड। एक प्लस में आ रहा हो, एक माइनस में आ रहा हो। माइनस वाला हम लोग नहीं ले सकते, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मेरे को तो आना ही चाहिए, सर क्या कहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के कारण, क्वाड्रेटिक के कारण आगे वाले सभी क्वेश्चन आपके खराब हो गए। अगर नहीं आता तो पूछ लीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा, एक क्वेश्चन बता दूंगा कैसे सॉल्व कर। चलिए मैं बता ही देता हूँ, हो सकता है शायद किसी को ना आ रहा। जी की वैल्यू -10 ले लीजिए, तो देखिए 5 से डिवाइड कर दिया पूरे, ठीक। और इसको मैं इधर ले आऊंगा, ये कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर T² -2T -3 = 0, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें? T² -3T प्लस T -3 = 0, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, ठीक है। यहाँ से T कॉमन आ गया, T -3, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, T -3 = 0। इन दोनों में T -3 कॉमन हो गया, इधर बचेगा T + 1 = 0। तो T = 3 और T = -1, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये करेक्ट है, ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये नीचे है ना, इसलिए माइनस, ठीक है। ये स्टार्टिंग में बताया कि रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो प्लस, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन तो नेगेटिव। और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे?
ये जब टकरा रहा है तो मैंने कहा कि v वेलोसिटी है, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमेशा नेगेटिव और s की नेगेटिव। यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 मीटर। क्लियर है सभी को? देखिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस में ही गड़बड़ होने के कारण दिक्कत आता है। इसे ध्यान से समझिए, रेफरेंस हमेशा डिसाइड करना है, तो उसके रेस्पेक्ट में ऊपर है तो प्लस और नीचे है तो माइनस। बस क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? विनीत नोट किया? आधा अधूरा मत छोड़िए। Same, find time of flight and speed when it strikes the ground. B30 हो सकता है, ऐसा नहीं है मेरे पास। यहाँ समझ आ रहा है? Yes, sir. फोर फोर तो नहीं आना चाहिए, फोर से कम ही होगा, 2 हो सकता है। जहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे वो ओरिजिन होगा। ज्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। देखिए मैंने कहा कि जब टकरा रहे थे इसकी स्पीड भी, ठीक, तो हम लोग क्या करें? b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। हो सकता है, देखो आंसर इसका नहीं मिलेगा। तो देखिए स्क्वायर है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 100 2 a की वैल्यू हमेशा माइनस 10 और s क्या है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड है ना, ठीक, इसलिए कितना लेंगे? माइनस 40। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 800 900। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 मीटर पर। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू प्लस 40 या माइनस 40? माइनस 40। माइनस 40 u की वैल्यू प्लस या माइनस? माइनस, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक। और a तो हमेशा माइनस जी होता है। सेकंड
हाइट पॉजिटिव ले लें तो ग्रेविटेशन पॉजिटिव लेना। एक ही कन्वेंशन पे रहेगी, पूरा कन्वेंशन ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, डाउनवर्ड है ना, अभी तो बताया डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। डाउनवर्ड है, ठीक है, नोट कर लिया सबने। डिस्टेंस traveled in nth second। अब देखिए nth सेकंड का मतलब क्या हो, जैसे कि मैंने पूछा कि पार्टिकल ने 5th सेकंड पे कितनी डिस्टेंस कवर की, तो 5th सेकंड का मतलब क्या हुआ, 4 और 5 के बीच में। 5th का मतलब क्या हुआ, 5th सेकंड रनिंग है अभी, ठीक है, 5वें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि 4 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, 4 से लेके 5 सेकंड के बीच में पार्टिकल ने कितने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए अपने वर्डिंग में, चीजें समझ में आनी चाहिए। एग्जांपल ले लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ने 4 और 5 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, चलिए अब ये बताइए nth सेकंड का मतलब क्या हुआ, n-1 से लेके n सेकंड तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो मैंने कहा कि पार्टिकल ने a से b तक n सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, sn, n सेकंड, ठीक, और c तक कितने डिस्टेंस कवर की, n-1, n-1 सेकंड। तो nth सेकंड का मतलब क्या हुआ, ये n-1 से लेके nth सेकंड तक, तो ये हो जाएगा SNH। ठीक है, अब ये कैसे निकालें SNH, आपको सिंपली नजर आ रहा है, क्या लिखें, SN-1, ठीक, और S का फॉर्मूला क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे SN का मतलब क्या है, D की वैल्यू कितनी है, n सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, UT प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UT n-1 प्लस हाफ n-1 का होल। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी u प्लस a/2 2n-1। तो सॉल्व करके देख लीजिएगा घर पे, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, इसको याद रखिए हमेशा। क्या वो कंफ्यूजन है कहीं पे,
नोट कर लिया, एक क्वेश्चन कीजिए। मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और ये रिटार्ड हो रहा है, इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड डिस्टेंस traveled by body in third second। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट। जीरो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, मूव तो करेगा ही ना। देखिए क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, ध्यान से देखिए। थर्ड सेकंड की बात हो रही है, तो यू की वैल्यू कितनी है 5। ए अपोजिट डायरेक्शन में है, हमें तो डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा ना। ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या है नेगेटिव। ए की वैल्यू नेगेटिव है, -2 डिवाइडेड बाय 2 2n, n की वैल्यू कितनी है 3 -1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक, तो ये क्या निकाला आपने, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रखिए जो भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव किया था, तो वहां पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर से डिराइव किया था। s है क्या, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो जो फॉर्मूला डिसाइड निकाला था आपने, यहाँ पे आपने क्या निकाल दिया, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। ये पार्टिकल ने 2 से 3 सेकंड के बीच में उसी पोजीशन पे वापस पहुंच गया। कहने का मतलब ये बोले डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब पार्टिकल उसी पोजीशन पे वापस पहुंच जाए। ये तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब थर्ड सेकंड, ये तो गलत हो गया, ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, जैसे डिस्टेंस पूछा जाता। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें। पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। ठीक है, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है। ठीक, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं b इज इक्वल टू u प्लस at। b कितना हो गया फाइनली, जीरो। मैं वो टाइम पता लगाना चाहता हूँ जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। u कितना दिया हुआ है 5, a की वैल्यू -2 into t, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5, मतलब कि पार्टिकल 2.5 सेकंड से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और जैसे ही वेलोसिटी जीरो ही, पार्टिकल क्या करेगा, रिवर्स बैक। ये बताया था ना, स्टार्टिंग याद कीजिए, स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं से स्टार्टिंग किया था। ठीक, तो यहाँ पे पार्टिकल स्ट्रेट गया और यहाँ से रिवर्स बैक। ठीक, कितने टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, t is equal to 5 सेकंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, पार्टिकल ऐसे जा रहा है वापस इधर आ। थर्ड सेकंड का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल 2 और 3 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर। मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे था, वापस वो उसी पोजीशन पे पहुंच गया, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तभी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल है। मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी। जितनी डिस्टेंस ए से बी है उतनी ही डिस्टेंस बी से सी है। क्लियर है। ठीक, अगर मैं बी से सी की तरफ जाऊं, ठीक, मैं कोई से भी एक डिस्टेंस निकाल लूं, या तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लूं, इसको ट्वाइस करूंगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक, या तो ये वाले डिस्टेंस निकाल लूं, इसको ट्वाइस करूं, डिस्टेंस आ जाएगी। अब मेरे को यहीं पे देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट लूं ताकि मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व। ठीक है, अब मेरे को पता है कि जैसे ही पार्टिकल बी पे पहुंचता है इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक, तो मैं तो बी से सी की तरफ देखूं, पार्टिकल का एक्सीलरेशन तो इसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना, 2.5 सेकेंड। ठीक, तो मैं तो बी से सी वाली इक्वेशन को यूज करूँ। ठीक, तो बी से सी अगर लिखूंगा फ्रॉम बी टू सी, S is equal to ut plus half at square, ये तो 0 हो गया। 1/2 a की वैल्यू कितनी है? 2 into t स्क्वायर। t कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है इसको? 0.5 से, ठीक है, मतलब कि 1/2। आगे तो डिस्टेंस कितनी कवर किया है इसने? इसका दुगना। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? क्लियर है? अब ये कंक्लूजन पे लिखूंगा जो आपको हमेशा याद रखना। क्या वो बोल नहीं आता है? कहाँ पे नहीं आता? देखिए 2 से 2.5 तक और 2.5 से 3 तक डिस्टेंस सेम हो गया, तभी तो डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 आ रहा है। ठीक है? तो ये डिस्टेंस निकालो या ये डिस्टेंस निकालो, किसी एक डिस्टेंस को निकाल के दुगना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं बी से सी वाली निकाल रहा हूँ। क्यों बी से सी ले रहा हूँ? क्योंकि बी पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है, तो मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ ct इसको डायरेक्ट निकाल सकता हूं। ठीक, तो बी पे कितना है? वेलोसिटी 0 है, तो हाफ टी स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है और टी की वैल्यू, कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक? 0.5 सेकेंड। 0.5 का मतलब कितना हो गया? 1/2। ठीक है, ये निकाल लिया और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्टेंस बता रहा, इसलिए पॉइंट लिखवाऊंगा। हो गया, नोट कर लिया। अब देखिए कंक्लूडिंग पार्ट क्या है कि मैं क्वेश्चन को कैसे पिक करूं कि ये वाला फॉर्मूला कब लगाऊं। जैसे एन वाला फॉर्मूला है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम हो। लिख लीजिए, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर सेम। ठीक है, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक,
एक और चीज, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन थर्ड सेकंड नहीं पूछता, सेकंड पूछता, जहाँ पे सेकंड होता, ठीक है, कि सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसका मतलब क्या हुआ 1 से लेके 2 सेकंड की, ठीक, बॉडी तो रिवर्स बैक 2.5 पे हो रहा है, ठीक, और मैं यहाँ पे पूछता 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड, ये वाली डिस्टेंस निकालनी होती, दोनों अपोजिट है ना, ठीक। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है, जो वेलोसिटी जीरो हो रही है, अगर वो टाइम और जो गिवन क्वेश्चन में टाइम थे, ये वाला टाइम अगर उसको एक्सीड कर रहा है, तब तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा। यार अगर ये जो टाइम इंटरवल है, जो t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड आ रहा है, और जो गिवन क्वेश्चन में जो टाइम दिया हुआ है, अगर ये उसके अंदर में आ रहा है, तब तो आपको इसको ब्रेक करके करना पड़ेगा, ठीक। अगर ये टाइम इस क्वेश्चन में जो टाइम दिया हुआ तो उसके बाहर है, ठीक है, तो मैं उस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। जैसे इसी क्वेश्चन में सेकंड दिखना रहता, तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड सेकंड पूछा है, थर्ड सेकंड के अंदर ही आ गया टाइम, ठीक है। अगर ये टाइम आपका इस सेकंड के अंदर में आ रहा है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करें, अदरवाइज कर लें। जैसे रियली है कि वैसा पूछा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए। अगर 4 सेकंड क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 पर सेम हो रहा है, मैंने कहा ना ये टाइम जो टाइम आ रहा है, इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे इन्होंने पूछा कि जैसे कि मैंने सेकंड लिख देता, तब भी नहीं यूज करते, ठीक है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाता फोर्थ सेकंड, तो मैं यूज कर देता। सर तो 4 सेकंड का पूछा है तो पहले वो तो डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही निकालेगा ना, इसलिए मैं लिखवाता नहीं हूँ। आप लोग ड्रॉपर बैच की, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में चला गया। आप लोग क्या कीजिए, हमेशा इसको याद रखें, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन, अगर अलग अलग है तो ब्रेक करके निकाल दीजिए, आगे सर, ठीक है, फिर ब्रेक करके निकाल दीजिए, क्योंकि मैं फिर और जाऊंगा अंदर, फिर और एक क्वेश्चन आएगा, तो बेकार में ये लंबा खींच जाएगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम। वैसे याद रखने के लिए आप लोग रफ में लिख सकते हैं, क्या कैसे टाइम इंटरवल, अगर उस टाइम इंटरवल के बाहर जा रहा है तब तो यूज करने, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। कैसे निकालना, सर एन 3.7 इसके लिए एप्लीकेबल है क्या, इंटीजर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब कि फ्रैक्शन में हुआ ना, 3.7 फ्रैक्शन में हुआ ना, 37/10। तो क्या हम लोग यहाँ पे nth सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, पहले तो क्वेश्चन यही है कि nth सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए NH सेकंड वाला फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, हमेशा इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि अगर टाइम गैप 1 सेकंड का है तो NH सेकंड वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में, ठीक। और ये जो टाइम गैप दिया हुआ है ये आपका 1 सेकंड, ठीक। तो हम लोग NH सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो NH सेकंड वाला फॉर्मूला कितना हो जाएगा, u की वैल्यू 10 प्लस a 2n कितना हो जाएगा 2.7 से लेके 3.7 तक, इसका मतलब कौन सा सेकंड हो गया 3.7 सेकंड, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 into 3.7 माइनस, बस कैलकुलेट कर लो। क्लियर है तक सभी को। अब ये बताइए अगर मैं किसी पार्टिकल को होमवर्क, जिसको बुक वगैरह में पढ़ेंगे तो गैलीलियो लॉ लिखा रहता है, ऐसा भी लॉ वगैरह होता नहीं है, सिंपल मैथ्स, ठीक। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, यानी कि ऊपर से ड्रॉप किया, ठीक है। टाइम गैप सेम होना चाहिए, टाइम गैप सेम होने, जैसे एग्जांपल में ले रहा हूँ कि पार्टिकल 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करता है, ठीक। अगले 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करता है, अगले 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करता है। मैं इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C, ठीक है। आपको क्या निकालना है, A is to B is to C, क्वेश्चन क्लियर है। हर 1 सेकंड में वो कितने कितने डिस्टेंस कवर करता है, इसका रेशियो क्या है, ड्रॉप किया पार्टिकल, होमवर्क है, कल मैं पूछूंगा, नोट कर लीजिए। देखिए कल परसों परसों तक हम लोग का स्टेट लाइन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, जितनी भी असाइनमेंट दी है उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि हम लोग डाउट डिस्कशन दे पाए, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर से मैं आप लोगों को सॉल्व्ड क्वेश्चन नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि वो सॉल्यूशन सामने होता है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देखते, अपना दिमाग नहीं लगाते कि क्या हुआ, ठीक, अनसॉल्व्ड दूंगा। क्वेश्चन नोट कर लिया। अब ये बताइए सिंपल सा, मैंने कहा कि अगर किसी पार्टिकल को आपने एक साइड से ड्रॉप किया, ये जब टकराएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, निकालिए जरा, निकालिए निकालिए, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सब कुछ निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, ड्रॉप किया है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, देखिए क्या वैल्यू, हाँ क्या आ रही वैल्यू, देखिए ये आ रही वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेन ड्रॉप, कॉन्सेप्ट ऑफ रेन ड्रॉप, जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्लाउड ग्राउंड से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ये ग्राउंड, ये जब इस पे टकरा रहा होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, रेन ड्रॉप होता है तो ऐसे ही गिरेगा ना, बूंद ऐसे गिर रहा है,
ड्रॉप हो रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी निकालिए। देखिए फिजिक्स जब तक हम लोग कैलकुलेट करके नहीं निकालेंगे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, तभी तो पता चले कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा क्या गड़बड़ हो गया जिसके कारण इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। किलोमीटर किलोमीटर 5 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, अप्रॉक्स वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। सिंपल v इज इक्वल टू √2gh। हाँ तो इसके अप्रॉक्स वैल्यू √10 की वैल्यू 3.3 अप्रॉक्स मान लीजिए। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2gh, तो 2 into 10, h की वैल्यू 5 किलोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 √10 की वैल्यू 3.3 मान लो अप्रॉक्स, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी थी कि अगर कोई भी पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है तो कितनी स्पीड से टकराएगा, √2gh से टकराएगा ग्राउंड से। ठीक, जब इस कॉन्सेप्ट को मैंने रेन ड्रॉप में लगाया, ठीक है, क्लाउड ऐसे होते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इतने अबव होते हैं, वो हमें लगता है कि पास में ही है। ठीक, लेकिन अगर इतने ऊपर से अगर रेन ड्रॉप गिर रहा है तो ये लगभग अप्रॉक्स 330 मीटर पर सेकंड आता है। ये स्पीड तो बुलेट की होती है, जब मैं गन से फायर करता हूँ बुलेट को तो लगभग इतनी स्पीड होती है 300-400 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। ठीक है, अब बुलेट देखते हैं ना शरीर के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। ठीक, तो अगर इतनी स्पीड से रेन ड्रॉप गिर रहा है, मतलब कि अगर आप बाहर निकले तो आपके सर के अंदर घुस जाएगा वो। इमेजिन करके देखिए, इतनी स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड, वो रुकने वाला नहीं है, उसको छतरी रोक नहीं पाएगी, वो आपके सर को पेनिट्रेट करते हुए अंदर घुस जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं। लेकिन अब इसके बारे में सोचा जाए ऐसा हो क्यों नहीं रहा। ठीक, अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ये मानते हुए चल रहे थे कि कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एयर फ्रिक्शन कंसीडर किया ही नहीं था, लेकिन आसपास में एयर तो है ना, अगर एयर है तो कुछ रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। ठीक, रेजिस्टिव फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यही होगा ना, रेजिस्टिव फोर्स का मतलब यही होगा। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले मैं समझाता हूँ उसको, अपने वर्डिंग में लिखिए एक पैरा। ठीक है, उसके बाद फिर मैथमेटिकल रिलेशन पे चलते हैं। ठीक है, पहले आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद लिखिएगा, मैं डिक्टेट नहीं करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कि जब आपने कहा कि पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया या सिंपल ऊपर की तरफ थ्रो किया तो एयर रेजिस्टिव फोर्स है, तो जो एयर रेजिस्टिव फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। अगर पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है तो रेजिस्टिव फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो हमने कहा कि जो एयर रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। नेगेटिव समझ में आया क्यों लिया, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन से लगेगी। ठीक, अब वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल होती है, वेरिएबल है। अगर मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूँ तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, नीचे थ्रो करता हूँ तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, तो वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो ये भी क्या होगा, वेरिएबल। ठीक, कोई भी पार्टिकल नीचे क्यों आता है, बोलिए, सबको पता है, ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटेशन कितना फोर्स लगाता है उस पे, mg। ठीक है, जो भी उसका मास है इनटू जी। तो mg जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट। ठीक है, mg फोर्स क्या आपका कांस्टेंट फोर्स। तो मैंने कहा कि अगर कोई भी पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस पे एक mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल। ठीक, अब जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता जाएगा इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक, तो एयर रेजिस्टिव फोर्स आपका इंक्रीज होते जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब एयर रेजिस्टिव फोर्स और mg इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही इक्वल हो गए तो नेट फोर्स, तो नेट एक्सीलरेशन, नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन भी जीरो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, dv अपॉन dt जीरो हो गया।
dv अपॉन dt 0 कब होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, अब उस कांस्टेंट वेलोसिटी को एक हम लोग नया नाम देते हैं जिसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं डिस्कस में, जब स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं फ्लूइड में। ठीक है, उसने ये बताया था ना 6 पे एटा आर भी लगता है किसी भी डिस्कस में अगर हम लोग डाल देते हैं, उसके बाद कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से वो आपका मूव करने लगता है। पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे वहां। ठीक, लेकिन अभी आपने क्या सीखा कि अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर उसको मैं ड्रॉप करूं या ऊपर की तरफ थ्रो करूं तो उस पे एक एयर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। एयर रेजिस्टिव फोर्स क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एयर रेजिस्टिव फोर्स भी चेंज होगा। बॉडी पे दो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो एयर रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है और एक आपका mg एक्ट कर रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब एयर रेजिस्टिव फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही इसके इक्वल हो गया तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। दैट मींस पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। लिखिए, एक पैरा अच्छे से लिखिए। थ्योरी में 2-3 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपके मेडिकल। नोट कर लिया? एक और होमवर्क दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि अगर मैंने एक पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी, ठीक, तो ये तो मैक्सिमम हाइट तक जाता है फिर वापस आता है। तो मैंने कहा कि नीचे से ऊपर तक जाने में इसको टाइम लग रहा है t1। ठीक है, ऊपर से नीचे आने में टाइम लग रहा है t2। ठीक, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे कि एयर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो T1 इज इक्वल टू T2। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में। लेकिन अब एयर रेजिस्टिव फोर्स को भी आप लोग कंसीडर कर। ठीक है, तो आपको बताना है 4 ऑप्शन है। T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज लेस देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड फोर्थ वन नन ऑफ दिस। सेकंड, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। थर्ड वाला क्यों? लॉजिक से आंसर नहीं आने वाला, सॉल्व करना पड़ेगा। लॉजिकली अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो हमेशा यही आंसर मिलेगा, सॉरी ये वाला आंसर मिलेगा अगर लॉजिकली लगाएंगे तो। वहां पर आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। लेकिन आंसर कौन सा करेक्ट है ये बता देता हूँ। सेकंड इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको ये प्रूफ करना है क्यों हो रहा है। ठीक है, जो होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, 2 है गैलीलियो वाला और एक ये, बस ये नहीं।
तो इस क्वेश्चन को कीजिए, कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले आप लोगों को देखोगे कि आप लोगों ने क्या किया इसमें, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ एनालिसिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। और उसके बाद आपका इसका लास्ट टॉपिक होगा रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। उसमें सिर्फ 3 एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद डिटेल में हम लोग जाएंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, जब मोशन इन ए प्लेन पढ़े, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक आपका ये बाइंड अप हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। परसों पूरा लेक्चर नहीं, आधे लेक्चर तक शीट दी तो के डाउट्स का परसों, ठीक है। कल परसों तक कंप्लीट हो जाएगा आपको, तो हाफ एन आवर में परसों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 आवर हम लोग डाउट डिस्कशन लेंगे। कोशिश कीजिए परसों तक हो जाए। अगर इस बार भी वही रिपीट किया कि 3-4 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं बस स्टूडेंट, तो मैं फिर दूसरों बच्चों के इन लोगों को अलग से टाइम दूंगा नेक्स्ट टाइम से। इस बार एक मौका और दे रहा हूँ कि डाउट है तो वो हर एक के लिए डाउट है। असाइनमेंट नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर नीट भूल जाइए कि क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा स्पीड पकड़ के। टीपीपी हाँ इस बारे का मैंने नहीं दिया, नेक्स्ट वाले चैप्टर में दूंगा, ठीक है। सैटरडे के टेस्ट में स्ट्रेट लाइन मोशन तक पूरा कंप्लीट, स्ट्रेट लाइन मोशन तक, ठीक है। और आपके जैसे नीट का पेपर होता है 180 क्वेश्चन वैसे होगा 3 आवर्स, ठीक है। और टेस्ट के बाद क्लास हो। तो आप लोगों का टाइमिंग ऐसे ही रखूंगा कि 8:30 या 9 o'clock टाइम रखूं, ताकि आप लोग 12 बजे तक फ्री हो जाए, उसके बाद आपकी क्लास हो, ठीक है। प्रिपेयर रहिएगा टेस्ट के लिए, और जो आपने किए हैं कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। अब परसों डाउट सेक्शन है, जितने क्वेश्चन हो पूरे सॉल्व करिए, लगभग 150 क्वेश्चन होंगे सब मिला के। नहीं मिला, ग्रुप में नहीं है क्या? नहीं मतलब मैं अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुआ अभी आप? अच्छा ठीक है, आज अभी करवा लीजिएगा, मिल जाएगा फिर आपको, ठीक है।